नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस एसएमबीसी में। इस वक्त देवभूमि एक्सप्रेस के साथ मैं हूं रश्मि गौरी। खबरों की शुरुआत देहरादून से कर रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित की गई मंत्रिमंडल की बैठक में 26 प्रस्तावों को मुहर लगी है, जिसमें मुख्य रूप से कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की विधानसभा क्षेत्र नरेंद्र नगर में लॉ कॉलेज खोले जाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा बैठक में अस्पतालों में हर साल बढ़ने वाले 10% सरचार्ज स्थगित और वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को 1200 से 1400 रुपए बढ़ाकर किए जाने पर फैसला लिया गया। मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल को छुट्टियों में जोड़ने से सभी ये फैसला लिया गया है। इसके साथ ही महाविद्यालयों में और हर एक विकासखंड के एक इंटर कॉलेज में करीब 214 पदों पर योग प्रशिक्षकों को आउटसोर्स किए जाने के माध्यम से रखने का फैसला लिया गया। तो नरेंद्र नगर में लॉ कॉलेज खोलने को लेकर फैसला लिया गया है। 26 प्रस्तावों पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा के बाद मुहर लगी है और बेहद ही महत्वपूर्ण ये सभी 6 प्रस्ताव बताए जाते हैं। तो वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपए कर दिया गया है। धामी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगी है। तो साल 2022 की ये आखिरी कैबिनेट की बैठक थी, जिसमें 26 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगी है और बेहद ही महत्वपूर्ण ये 26 प्रस्ताव बताए जाते हैं, जिन पर चर्चा के बाद आज साल की आखिरी कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित की गई मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के बाद 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सुबोध उनियाल की विधानसभा क्षेत्र नरेंद्र नगर में लॉ कॉलेज खोले जाने पर भी फैसला लिया गया और साथ ही अस्पतालों में हर साल बढ़ने वाले 10% सरचार्ज को स्थगित भी किया गया है। विकासखंड के एक इंटर कॉलेज में करीब 214 पदों पर योग प्रशिक्षकों को आउटसोर्स के माध्यम से रखने का फैसला भी लिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आने वाले साल 2022 को लेकर प्रदेशवासियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही सीएम ने कामना की है कि प्रदेश की आवाम खुशहाल एवं स्वस्थ रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार का फोकस है कि जो काम राज्य सरकार कर रही है उन्हीं को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ाना है और प्रदेश की जनता को खुश रखने के विजन से काम किया जा रहा है। प्रदेशवासियों को सभी इस आने वाले 9 वर्ष बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो काम हमारा लगातार चल रहा है, हम अपने सारे टारगेट पुराने साल में ही पूरे कर रहे हैं और नए साल में ही पूरे करेंगे। देहरादून में नाबार्ड की ओर से स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया गया और इस खास मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस सेमिनार में राज्य के लिए 2022 और 23 के लिए आंकलित की गई ऋण योजनाओं पर चर्चा की गई है और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 2822 करोड़ रुपए की योजनाओं का अलग अलग खर्च पर मंथन किया जाएगा और साथ ही अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्तियों को इसका लाभ मिल सके।
28,528 करोड़ रुपए का उनका 21 और 22 का जो बजट बना है, उस बजट के आधार पर बहुत सारी योजनाओं को पोषित करते हैं कि सीधे सीधे जो हमारे सीमांत में रहने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हैं, आम आदमी, सामान्य आदमी, उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमारी इन योजनाओं को और ज़्यादा नीचे तक ले जाने के लिए सभी को उसमें काम करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में प्रधानमंत्री की रैली को ऐतिहासिक बताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने राज्य को कई सौगातें दी हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज से लेकर सड़कें हैं। उन्होंने आगे कहा है कि पीएम मोदी ने 17,500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश की जनता ने भी बता दिया है कि जनता उनके साथ है। सबसे बड़ी बात है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने 17,500 करोड़ रुपए की बहुत सारी परियोजनाओं को जो है कल शिलान्यास और लोकार्पण दोनों ही किया है और उनका विशेष लगाव है। तो उस लगाव को कल उत्तराखंड की जनता ने एकदम से सामने आकर माननीय प्रधानमंत्री जी को बताया कि पूरा उत्तराखंड आपके साथ है। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार, जहां पर संवाद कार्यक्रम में युवा मुख्यमंत्री, आपको बता दें पुष्कर सिंह धामी इस वक्त संवाद कार्यक्रम में मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप हरिद्वार से देख सकते हैं। मुख्यमंत्री ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हर संस्था का 80% बजट बड़ी बड़ी संस्थाओं को मैंने काम करते देखा है। केवल मैनेजमेंट में खर्च हो जाता है। 15% ऐसे ऋषियों के हाथ में जब देश की कमान आती है, समय की मांग है, वो है पर्यावरण। उस पर्यावरण को समझते हुए, चाहे वो भीतरी हो या बाहरी हो, भीतरी पर्यावरण को अपनी संस्कृति और संस्कार से सिंचित करते हुए परिवारों को खड़ा करिए और बाहरी पर्यावरण को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर, नदियों को बचाकर, माँ गंगा की उस गरिमा को बचाकर केवल घाटों से नहीं बल्कि हर घाट पर गंगा आरती हो, हर घाट में गंगा आरती हो और हर घर में गंगा पूजन हो, गंगा की पवित्रता का संस्मरण हो। इसको ध्यान में रखते हुए आइए अपनी चेतना को जगाएं कि जब जल शक्ति, जल चेतना जन चेतना बने, जल जागरण जन जागरण बने और जल अभियान जन अभियान बने और जल क्रांति जन क्रांति बने, तो पक्का मानिए उत्तराखंड की ये धरती जिसने गंगा, यमुना, सरस्वती और कितने पवित्र जलों को पूरे विश्व को दिया है, इसी हिमालय ने, इसी सिंधु घाटी ने और इसी मानसरोवर की धरती ने जो पूरे विश्व को दिया है, पक्का मानिए कि उत्तराखंडे सुदुर्लभम, हम भाग्यशाली हैं, हमने उत्तराखंड में जन्म लिया है। आइए उत्तराखंड की आवाज और उत्तराखंड का ये उद्घोष, शंखनाद, आज का ये जो आपने दैशिक शास्त्र की बात की है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन ऋषियों ने जो दिया सो दिया, लेकिन आज की जो मांग है वो दैशिक शास्त्र है और ये दैशिक शास्त्र ही वैश्विक शास्त्र बनेगा, वैश्विक शास्त्र बनेगा। हम परिचित होंगे, जो खोया, बहुत अच्छी बात कही आपने, जो पाया है बहुत अच्छा है, लेकिन जो खोया है उसका भी ध्यान रखें और जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो बचा है आज भी किसी से कम नहीं, बहुत बचा अपने पास। आइए उस गौरव के साथ अपनी इस दैशिक शास्त्र की यात्रा को हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है। बुलेटिन
टानिको का कफ सिरप, तुलसी, वसा, यष्टि मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। महर्षि उपदेशामृत प्रवाह। देखिए स्वराज एक्सप्रेस में प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे से। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल, मोस्ट अवार्डेड यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां 105 एकड़ के विशाल कैंपस में स्टूडेंट्स को मिलती है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, हाईटेक लैब, हाइजीनिक फूड फैसिलिटी और सीसीटीवी सिक्योर्ड हॉस्टल। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां के रिसर्च को मिलता है भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। उच्च शिक्षा के क्षेत्र की नई पहचान। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर भोपाल। फॉर एडमिशन डिटेल कॉन्टैक्ट 18002700 320। पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी, खेलेंगे और कूदेंगे भी, फ्यूचर भी बनाएंगे खुद का और देश का। बदल देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। आइडिया की साइंस को हम समझेंगे, इकोनॉमी का गणित भी हम लगा लेंगे, तभी तो स्टार्टअप की दुनिया के मास्टर हम कहलाएंगे। बदल देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। नौकरी की लाइन में लगना नहीं, नौकरी का इंटरव्यू लेना यही। आइडिया के दम पर आप नया इतिहास लिख देंगे। बदल देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। क्योंकि बिजनेस ब्लास्टर्स आ गया है अब हम तक। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, 51,000 से ज्यादा बिजनेस आइडियाज और दिल्ली सरकार की ओर से 60 करोड़ का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स, आपके टीवी चैनल्स पर। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी जिंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें, हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत बहुत जरूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली, वो कोरोना वैक्सीन भी जरूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी जरूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज उनका पालन जरूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्लीवासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना जरूर हारेगा। जय हिंद। पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी, खेलेंगे और कूदेंगे भी, फ्यूचर भी बनाएंगे खुद का। चलिए ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सुर्खियों में रहने वाले भाजपा के रायपुर सीट से विधायक उमेश शर्मा काऊ के खिलाफ अब भाजपा कार्यकर्ता ही लामबंद हो चले हैं। आरोप तो यह है कि भाजपा विधायक शर्मा ने विधानसभा सीट पर पार्टी संगठन के 2 मंडल अध्यक्षों को हटवा दिया और ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दिलवा दी है कि चुनाव निर्दलीय लड़कर वो हार चुके हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भाजपा के कई कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि विधायक काऊ के दबाव में बनाए गए मंडल अध्यक्षों को हटाया जाए, क्योंकि उनका बीजेपी की रणनीति से कोई लेना देना नहीं है। बैठे हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष लगाए गए हैं। विधायक शर्मा चाहे उमेश शर्मा काऊ ने अपने लोग जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जो हारे थे उनको मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। हम विरोध में बैठे कि हमारे दोनों मंडल से दोबारा से बना।
पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने हरिद्वार का दौरा किया है, तो वहीं कांग्रेस के नेताओं ने यशपाल आर्य का स्वागत किया है। जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने हल्द्वानी में की गई पीएम नरेंद्र मोदी की घोषणा को औचित्यहीन करार दिया है। इसके साथ ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का भी दावा किया है और उन्होंने कहा है कि हरिद्वार की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अपने ऊपर किए गए हमले पर वो कोई कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी उन्होंने व्यक्त की है और इसके लिए उन्होंने राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया है। जी नहीं, मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं और कांग्रेस जिसको भी टिकट देगी उसके लिए काम करेंगे। मेरी कोई इस बार दावेदारी नहीं है। दावेदारी इस बार जनता के हक के लिए की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी और कांग्रेस का तन मन धन से पूरा साथ दे करके जनता के हितों की लड़ाई। और निश्चित रूप से हरिद्वार से ही तस्वीर बदलने जा रही है। 2022 के चुनाव में हरिद्वार की भूमिका महत्वपूर्ण होगी और निश्चित रूप से मेरा मत है, जिस तरह का वातावरण है और जिस तरह का परिदृश्य है, माहौल है। रुड़की के काजी निजामुद्दीन में पूर्व मंत्री यशपाल आर्य ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा सरकार दलित समाज का उत्पीड़न कर रही है, आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार ने आरक्षित वर्गों के साथ भेदभाव किया। सरकारी ठेका प्रथा और आरक्षित लोगों को नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही हैं। इसके साथ ही सरकार केवल झूठे जुमलों की सरकार करार दिया है, ये केवल जनता को ठगने का काम करती है। जनता पार्टी पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है और हमारे समाज का विश्वास, दलित समाज का विश्वास कांग्रेस पर बना हुआ है। आज इस बात का संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चमोली में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि मेरे नाम के किए गए कामों में खुद के नाम के बोर्ड लगाकर वो जनता को बता रहे हैं। भंडारी ने यह भी कहा है कि विधायक महेंद्र भट्ट जो कुछ भी कर ले, लेकिन जनता सब कुछ जानती है। कांग्रेस के द्वारा स्वीकृत सड़कों का उद्घाटन तो कोई भी कर सकता है। अपने द्वारा स्वीकृत शासनादेशों का उद्घाटन करो ना। कांग्रेस के कामों पे अपने बोर्ड लगाना इसको उपलब्धि मानते हैं क्या? अरे मैं कहना चाहता हूँ, इस सरकार ने, भाजपा सरकार की 5 सालों की उपलब्धि क्या है बताइए ना। बद्रीनाथ विधानसभा चमोली जनपद उत्तराखंड में क्या उपलब्धि है उनकी? पौड़ी में पूर्व विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल ने आपको बता दें कि जौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी से अपनी दावेदारी को पेश किया है। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा है कि यदि इस सीट से वर्तमान विधायक और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज प्रदेश की किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ने का मन बनाते हैं तो वे चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। तो मैं भी चौबट्टा खाल से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय जिलाध्यक्ष जी को जब वो पौड़ी आएंगे तो उनके पास में अपना बायोडाटा प्रस्तुत करूंगा और मुझे उम्मीद है कि एक आंदोलनकारी को नगर पालिका अध्यक्ष में रहा हूं, पूर्व में विधायक रहा हूं, ना उम्मीद नहीं है। मैं उम्मीद हूं कि वहां मुझे टिकट मिलेगा। पिथौरागढ़ में कलाकारों ने मेला कमेटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और मेला कमेटी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। आपको बता दें कि जौल जीबी मेले के समापन हुए 1 महीना गुजर चुका है, उसके बाद भी कलाकारों को आज तक भुगतान नहीं हुआ। मेला कमेटी के लिए ये शर्म की बात है। भुगतान के लिए कलाकार आए दिन तहसील के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं। तो वहीं अनशन पर बैठे कलाकारों का कहना है कि हमारी मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो अनशन निरंतर जारी रहेगा। न्याय के लिए मैं कोटेशन दिया था तो उसमें जो है हमें फोन के द्वारा अवगत कराया गया कि आप लोगों का कार्यक्रम यहाँ 17, 18 और 21 तारीख में आप लोगों का कार्यक्रम लग चुका है। वो बताया, मैं इसमें एसडीएम से बात करता हूँ और एसडीएम को जो भी निर्देश दिए जाने वो दे दिए जाएंगे। गदरपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया है जो दोहा कतर से अपने घर गदरपुर पहुंचा हुआ था, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम सतर्क हो चली है। उसके परिजन और आसपास के लोगों के सैंपलों को लेकर लैब भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक ओमिक्रॉन होने की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। मरीज को 14 दिन के लिए होम आइसोलेशन में रखा गया है। ट्रैवलिंग हिस्ट्री मिल रही है कि वह दोहा से आया है, उसका सैंपल लिया गया था। आरटी-पीसीआर में इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब आगे की जांच के लिए कि उसमें उत्तराखंड में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन को जारी किया है, जिसका असर मसूरी में भी देखने को मिला है।
नाइट कर्फ्यू की वजह से नए साल पर रात 11 बजे के बाद किसी प्रकार का कार्यक्रम नहीं होगा, जिससे कई पर्यटकों ने बुकिंग कैंसिल करा ली है और बाजार भी अब खाली पड़े हुए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों से पर्यटकों में मायूसी भी है और नई गाइडलाइन के बाद अब सैलानी वापस लौट रहे हैं, जिससे रोजगार भी प्रभावित हो रहा है। नैनीताल हम सब लोग 24 तारीख से इंतजार करते हैं कि कब क्रिसमस आएगा, नया साल आएगा और इस टाइम पे हमें बहुत अच्छा व्यापार मिलता है, लेकिन जो सरकार की गाइडलाइन सही है उसके चक्कर में व्यापारियों का काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि रशिया प्लस वो टाइमिंग का आपका ओमिक्रॉन का वो बोल रहे हैं कि 10:30 बजे के बाद बंद है। तो 31 तो फिर 12 बजे के बाद ही मजा आता है और 12 बजे ही एंजॉय करने का मजा आता है। मैं गुजरात में जहाँ पे 50 डिग्री टेम्परेचर जाता है और यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लगी है, मुँह से भी धुआं निकल रहा है। मतलब ठंड में जिस गर्मी से रहती हूँ उससे बेटर ठंड में आई। गाइडलाइन जारी करी है उससे कहीं ना कहीं काफ़ी कहूँ, मैं तो काफ़ी कहूँगा, कम से कम 40 से 50% पर्यटन प्रभावित हो गया है। लगभग बहुत से होटलों के रूम की बुकिंग कैंसिल हो रही है, क्योंकि देखिए मसूरी एक पर्यटन पर आधारित शहर है और ये उत्तराखंड प्रदेश पर्यटन प्रदेश है। नैनीताल जिले के रामनगर में राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विभाग ने कार्यशाला का आयोजन किया है। 4 दिवसीय कार्यशाला में वैज्ञानिकों ने शिक्षकों को सोलर घड़ी बनाने का काम सिखाया है। इसके साथ ही वैज्ञानिक दीपक शर्मा ने दूसरा प्रयोग ये करके दिखाया है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कैसे नापी जाए। इधर कार्यशाला में प्रतिभागियों ने कई प्रकार के नए प्रयोग भी किए। यहाँ है ये भूमध्य रेखा, ये इक्वेटर है, ये जो लाइन है, और उसके बाद ये जून पर रहेगा, यहाँ पर फिर वापस आएगा तो सितंबर में आएगा। आज जो खास ट्रेनिंग है वो 2 बड़े प्रयोग थे। वैसे तो दैनिक जीवन में विज्ञान को लेकर और कम लागत में विज्ञान को कैसे पढ़ाया जा सकता है, शिक्षण सहायक सामग्री कैसे बनाई जा सकती है कम से कम पैसों में, ताकि सरकार पर बोझ अननेसेसरी करना पड़े और शिक्षक इस बात को कह के बच न जाए कि साहब हमारे पास पैसा नहीं। चलिए बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत।